गुमराह एपिसोड 181। मैंने अपनी कार नर्सिंग होम से निकाली और उसे लेकर शहर की आवारागर्दी करने लगा। इरादा मेरा यही था कि मैं सारा दिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कार भगाता फिरूं। किसी न किसी जगह तो आबाद शाह के आदमी अपनी गाड़ी पहचान कर मेरे सामने जरूर आएंगे। वो मुझसे सरफे नजर नहीं कर सकते थे। उन्हें अब तक फरीद अहमद से कुछ नहीं मिल सका था, वरना वो उसके खानदान को इख्वा ना करते। उस आदमी ने रकम हाथ आ जाने के बाद उसे फौरन खर्च करना कुछ जरूरी नहीं समझा। उसे लेकर वो घर जा बैठा था। पेट में दर्द का बहाना बनाकर उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। वो सोचता होगा ऐसी जल्दी भी क्या है, किसी को उसके घर के बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो किसी के सामने जाएगा ही नहीं तो उससे कोई रकम लेने वापस कैसे आएगा। कुछ ऐसा ही सोच रखा होगा उसने। चीमा ने मुझे बताया था कि उसकी बहन जवान है और खासी कबूल सूरत भी है। उसका इख्वा फरीद अहमद की बर्बादी का सबब बन सकता था। उसके वालिदैन भी आबाद शाह के हाथ आ गए थे। इतनी सारी मजबूरियों में वो उस रकम को हजम कैसे कर सकता होगा। मगर ये उसकी बदनसीबी थी कि वो रावलपिंडी में ही बैठा रहा, घर को किला समझकर। उसने ये सोच लिया था कि कोई उस तक नहीं पहुंच सकेगा। मगर वो तो टैक्सी ड्राइवर था, उसके घर का पता मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं था। उसके दोस्त ही उसके लिए मुसीबत बन सकते थे। फरीद अहमद यही मात खा गया और सीधा उनकी सूली पर लटक गया। गाड़ी को मरी रोड से गुजारकर मैं फैजाबाद की तरफ निकल गया। उससे कई रास्ते आगे निकलते थे। मैं इस्लामाबाद जा पहुंचा। वो शहर अभी बन रहा था। उसके खद्दोखाल तो वाजे होने लगे थे, मगर अभी उसमें वो गहमा गहमी पैदा नहीं हुई थी जो जिंदगी का सबूत होती है। वो पूरा दिन मैंने उन दोनों शहरों की सड़कें नापने में गुजार दिया। बहुत से होटल भी देख लिए, मगर आबाद शाह का कोई आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई। पता नहीं वो लोग कहाँ जा छुपे थे। मैंने सोचा जैसे भी हो सका मैं कल शाम कंदियार चला जाऊंगा। मैं उस रकम पर लानत भेज दूंगा। फायदा ही क्या था। दो भेड़ियों के दरमियान किसी जगह मार्का हो रहा था। वो खुद ही फैसला कर लेंगे, या फरीद अहमद गालिब आ जाएगा या आबाद शाह। मुझे बहरहाल वहाँ से निकल जाना चाहिए। कल दोपहर तक मैं दोनों शहरों में घूम फिर कर देखूंगा और फिर वहाँ से वापस चला जाऊंगा। वो रकम थी ही मनहूस। उसके लिए मुझे बड़े मरहले तय करने पड़े थे, मगर वो फिर भी मेरी ना हो सकी। फिर इस दौड़ धूप का आखिर फायदा ही क्या था। मरी रोड से गुजरते हुए मैंने 2 तेजधार छुरियां खरीद लीं। वो मेरे नए ब्रीफ केस में मौजूद थीं और बस चंद कपड़े और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी मुझे नए सिरे से खरीदनी पड़ी थीं। कमरे में पहुंचकर मैंने खाना मंगवाया। दिन के अखबार भी मंगवा लिए और खाना खाकर मैं उनके मुताले में मसरूफ़ हो गया। छुरियां मैंने बिस्तर के नीचे रख ली, मगर जैसे ही मैंने फोम का गद्दा हटाया तो मुझे महसूस हुआ कि बिस्तर के तकिए की तरफ बेड के अंदर एक सुराख है। ये बड़ी अजीब बात थी। मैंने पूरा फोम ऊपर खींच लिया तो मालूम हुआ कि वो सुराख ऐसे ही पैदा नहीं किया गया था कि लकड़ी टूट गई हो, बल्कि उसे काट कर बनाया गया था। आरी उसमें साफ फिरी नजर आती थी। मैंने उसके अंदर हाथ डाला तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उसमें से एक रुमाल बरामद हुआ। रुमाल के साथ एक खंजर भी था, खुला खंजर, यही कोई 9 इंच लंबा, और उसका फल सुर्ख मालूम होता था, जैसे वो खून में उतरा हुआ हो, जो अब खुश्क हो चुका था, मगर उसमें कुछ भी मौजूद नहीं था। मैं उस होटल का नाम नहीं बताऊंगा, मगर वो खंजर बताता था कि वो किसी के जिस्म में से गुजारा गया है। मैंने घबराकर दोनों चीज़ें फिर उस सुराख में डाल दी। पता नहीं वो किसका खंजर था और उसे किसने इस्तेमाल किया था। मैं बिस्तर पर लेट तो गया, मगर मेरी नींद मुझसे रूठ गई थी। मेरा जहन उस खंजर पर मुर्तकिज होने लगा था। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में इंतज़ामिया को इत्तला कर देता हूँ, मगर वो इत्तला एक लंबे फसाद का उन्वान बन सकती थी। इसलिए मैंने चुप रहने में मसलहत समझी, मगर कमरे की फिजा से मुझे खौफ महसूस होने लगा। बिस्तर के ऐन सामने पाँव की तरफ दीवार के साथ एक बड़ी सी लोहे की अलमारी पड़ी थी। अपने कपड़े वगैरह मैंने उसमें रख दिए थे। बाएं हाथ बिस्तर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा टीवी रखा था। उसके साथ ही तपाई पर टेलीफोन पड़ा था। ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थीं, मगर उस खून आलूद खंजर की मौजूदगी सारा मज़ा गिरगिरा कर रही थी। मैं कोई आधे घंटे तक आजिज़ होकर बिस्तर पर लेटा रहा, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर से उठकर बैठा और कमरे की चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। फर्श पर सुरमई रंग का कालीन बिछा था। उस कालीन को उठा लेना आसान नहीं था। तमाम चीज़ें उसके ऊपर थीं। फिर भी मैं कालीन को जगह जगह से दबाकर देखता रहा, मगर मुझे वहाँ कोई चीज़ नहीं मिली। मुझे यकीन था कि वहाँ कोई ज़बरदस्त वारदात हो चुकी है जिसका होटल वालों को भी इल्म नहीं था। ऐन मुमकिन है कातिल ने लाश को किसी न किसी तरह वहाँ से निकाल लिया हो। मैं एक बार फिर अलमारी की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसके निचले हिस्से में खाने बने थे, वो भी मैंने सब के सब देख लिए। वहाँ से मुझे कोई चीज़ ना मिल सकी। अलबत्ता एक खाना ऐसा था जिसका पेंदा फटा हुआ था। वो आखिरी और सबसे निचला खाना था। उसे मैंने बाहर खींचा तो पता चला कि उसके नीचे कालीन पर कुछ जनाना कपड़े पड़े हैं। उनको मैंने हाथ में लिया तो मुझे किसी ठोस चीज़ का एहसास हुआ। देखा तो मालूम हुआ कि वो एक छोटा सा पिस्तौल है, यही कोई हथेली जितना लंबा। उसमें गोलियां भरी हुई थी। सिर्फ एक खाना खाली था। कुल 5 गोलियां मौजूद थी, छठी इस्तेमाल हो चुकी थी। वो पिस्तौल उस पर चला था जिसके ये कपड़े थे कि उस पर किसी ने चलाया था। वो खंजर भी इसी बात का पता देता था, मगर सब कुछ तारीकी में था। उन कपड़ों को मैंने अलमारी के निचले खाने में संभाल कर रखा और पिस्तौल लेकर मैं बिस्तर पर जा लेटा। हद हो गई।
कैसे कैसे लोग वहाँ रात गुजार कर जाते थे, यहाँ तक कि वो कत्ल भी हो जाते थे और होटल की इंतजामिया को इल्म तक नहीं होता था। तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में उभरते रहे और मैं पिस्तौल हाथ में लिए यूं ही पड़े पड़े गहरी नींद में खो गया। थकन ने मुझे बिलाखिर निढाल कर दिया था। अचानक मेरी आंख खुल गई। पता नहीं वो रात का कौन सा पहर था। जैसे ही आंख खुली तो मालूम हुआ कि मेरे दरवाजे पर कोई बहुत ही संभल कर दस्तक दे रहा है। दीवार की घड़ी उस वक्त 1 बजा रही थी। मैं इसी हालत में बिस्तर से उठा तो पिस्तौल बिस्तर पर लुढ़क कर गिर गया। उसे मैंने संभाल कर सीधे हाथ में लिया। दस्तक तीसरी बार उभरी तो मैं दरवाजे के पास जा ठहरा। कौन है भाई? जनाब, मैं इस्तकबालिया से आया हूँ। आपका फ़ोन है, मगर आपने शायद रिसीवर अलग कर रखा है। नहीं तो, रिसीवर तो फ़ोन पर रखा है। किसका फ़ोन है? मैंने दरवाज़ा खोल दिया। पिस्तौल मैंने कमीज़ की पहलू वाली जेब में डाल लिया। मेरे सामने इस्तकबालिया क्लर्क खड़ा था। ज़रा देखें, मेरा ख्याल है आपका फ़ोन सही नहीं रखा। तीसरी बार कॉल आई है। मैं टेलीफोन की तरफ बढ़ा। रिसीवर वाकई गलत पड़ा था। अपनी जगह से वो ज़रा ऊपर उठा था। क्लर्क ठीक कह रहा था। जैसे ही मैंने रिसीवर उठाया वो टोन देने लगा। अब ठीक है, वाकई रिसीवर गलत रखा था। अब उससे मेरी बात करवा दें। जी बहुत बेहतर, ज़रा इंतज़ार करें। ये कहकर वो तेज़ी से वापस चला गया। कोई 2 मिनट बाद वो फ़ोन पर मुझसे मुखातिब हुआ। ले जनाब, बात करें। कोई फिरदौसी साहब आपसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। जी भाई, कौन है आप? तो गोया आप बेदार हो ही गए। मेरा ख्याल था कि आपको नींद नहीं आई होगी। मेरा ख्याल है कि मेरे अंदर अभी यह खुदाई सिफत पैदा नहीं हुई कि नींद तो सिर्फ उसे नहीं आती, आपको भी नहीं आनी चाहिए जनाब सरदार करीम नवाज साहब क़िबला। सुना नहीं आपने, किसी ने कहा है कि नींद ना आए नदी चोर को, ना आशिक को लगे भूख, इश्क लताड़े आदमी ते बर्फ लताड़े दुख। बड़ी उम्दा शायरी करते हैं आप। तखल्लुस क्या करते हैं हज़रत दाग साहब? रात का 1 बज रहा है और आपको शेर सोच रहे हैं। कोई सुखन फहम मिल जाए तो फिर शायरी सोचने लगती है जनाब। वैसे मेरा नाम फिरदौसी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब मराजत कर जाएंगे, मगर आपको ये ख़ारिश इस वक्त क्यों उठ रही है और मेरे पास इसका क्या इलाज है? वो हंसने लगा। बात यह हकीम साहब कि हम आपसे अभी मिलना चाहते हैं। क्या आप कुछ देर के लिए हमारे पास आ सकते हैं? किस सिलसिले में? दरअसल हमें यह ख़ारिश परेशान करी कि आप सारा दिन हमारी तलाश में फिरते रहे मगर हम आपको ना मिल सके। ये किसने कहा है आपसे? जाहिर है हमारी गाड़ी आपके कदमों तले थी और सुना है आप बहुत परेशान भी थे। अच्छा, तो ये बात है। अपने शाह जी का क्या हाल है? उन्हें भी ख़ारिश ने बहुत परेशान कर रखा है और इलाज इसका आपके पास है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मेरी रकम मुझे वापस कर दें? हुजूर हम उसी की तलाश में हैं और आपसे इसीलिए मिलना चाहते हैं। और वो आदमी, उसका क्या किया आपने? उसे भी आपसे मिलवा देंगे। अब तो उसके 3 और आदमी भी हमारे पास आ गए हैं। मुझे अपना पता बताएं, मैं अभी आपके पास आना चाहता हूँ। गुड, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि आप ऐसा कर सकेंगे। फिर भी ये बात हमारी मर्जी के मुताबिक है। क्या आप अभी I-9 पहुँच सकते हैं? बिल्कुल पहुँच सकता हूँ। ठीक है जनाब, हमारी रकम भी साथ लेते आइएगा। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं लाऊंगा मैं वो रकम। आपको तो मैं इसीलिए तलाश करता फिर रहा था। वहाँ कौन कौन होगा? हम आपके इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद होंगे। बड़ा शहाना वेलकम दिया जाएगा आपको, और रॉयल वार्म वेलकम। हम चौक में खड़े होंगे। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं रिसीवर देखता रह गया। कुछ ही देर बाद मैंने बत्ती बुझाई और अपने दोनों खंजर नुमा छुरियाँ साथ लेकर मैं होटल से बाहर निकल आया। गाड़ी सामने ही खड़ी थी। उसमें बैठकर जब मैं सड़क पर पहुंचा तो रात मुझे कुछ ज़्यादा ही उदास और वीरान नजर आई। उस वक्त रात का 1:30 बज चुका था। ऐसे में होटल से बाहर निकलकर मैंने कोई अक्लमंदी नहीं दिखाई थी, मगर पता नहीं ऐसा क्यों था। मैं उनसे हर हाल में टकरा जाना चाहता था। बात सिर्फ रकम की नहीं थी, अब तो 4 जिंदगियां भी उनके रहमो करम पर थी जिनसे मुझे ज़बरदस्त हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। मालूम यह होता था कि वो फरीद अहमद से अपनी रकम अभी तक नहीं उगलवा सके थे और मैं 5वां आदमी था जिस पर वो हाथ डाल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उनसे मेरे टकरा जाने का क्या नतीजा निकलेगा। मैं लाल क्वार्टर के सामने से गुजरा था। मेरे बाएं हाथ घना जंगल था। सड़क बहुत आगे जाकर जफर चौक से घूमकर होती हुई I-9 तक जा पहुंचती थी और मैंने जानबूझकर वो रास्ता इख्तियार किया था। अचानक मेरी गुद्दी पर का हथौड़ा सा लगा। एकदम ठक्की सी आवाज़ पैदा हुई और मेरा सर घूमने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे हवा से खमसा सारे के सारे मफलूज हो गए हैं। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटने लगा। किसी ने एकदम उसे संभालने की कोशिश की। उसके बाएं हाथ में पिस्तौल था। मुझे एक झुरझुरी सी आई। ज़रा देर के लिए मेरे हवास मुअत्तल हुए, मगर फिर एकदम मैं उस कैफियत पर गालिब आ गया। दूसरा आदमी ये समझकर कि मैं बेहोश हो गया हूँ स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी बढ़ी हुई गर्दन पर मैंने बायां हाथ डाल दिया। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ डालते उसकी रगे एहसास कुछ इस तरह मसल दी कि वो स्टीयरिंग के ऊपर ही ढेर हो गया। गाड़ी में बमुश्किल संभाल सका। सामने चौक था, उससे ज़रा उधर बाएं हाथ एक पगडंडी से निकलती थी जो जंगल के अंदर ही अंदर चलती थी। मैंने गाड़ी उस पगडंडी पर डाल दी। अब मैं सड़क की रोशनियों की जद से बाहर निकल आया था।
وہ آدمی بائیں نشست پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی۔ وہ کوئی نوجوان سا آدمی تھا جس پر تجربے کی لکیر ابھی نہیں کھینچی تھی۔ پتہ نہیں اس نے میری یہ کار کہاں سے دیکھی تھی یا دکھا دی گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوں۔ کار کی چابیاں بھی اس کے پاس تھیں، جبھی تو وہ ان کی مدد سے کار کھول کر اس کے پچھلے حصے میں سیٹوں کے درمیان دبک کر رہ گیا تھا۔ قد اس کا زیادہ نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی اسکول کا طالب علم ہے۔ چہرے سے یہی لگتا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بدحواس ہو گیا، جبھی تو مجھ سے ہار گیا۔ کوئی تجربے کار شخص ہوتا تو شاید وہ مجھے وہیں بے ہوش کر دیتا۔ اس کے پاس بہت عمدہ قسم کا سائلنسر لگا پستول تھا، وہ میں نے سنبھال لیا۔ مجھے پہلے پستول کی بنسبت زیادہ عمدہ ہتھیار مل گیا تھا۔ پگڈنڈی پر کچھ دور جانے کے بعد میں نے کار کی اندر کی بتی بجھا دی اور اسے اپنے ساتھ لے کر بڑی سڑک پر آ گیا۔ ان کا پہلا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ آئی-9 کے چوک میں مجھے شاید ہی مل سکے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا آدمی مجھے بے ہوش کر کے کار خود ان کے ٹھکانے پر لے جائے گا، مگر صورتحال اب بالکل ہی بدل گئی تھی۔ کار کو ویران سڑک پر دوڑاتے ہوئے میں کچھ ہی دیر بعد آئی-9 کے چوک پر جا پہنچا۔ وہاں دور دور تک کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ چند لمحوں تک میں گرد و پیش کا گہری نظر سے جائزہ لیتا رہا، مگر کسی نے میرا راستہ نہیں روکا۔ کار میں نے سامنے کی سڑک پر ڈال دی۔ ایک جگہ رک کر ان کا انتظار کرنا بیکار نظر آتا تھا۔ جیسے ہی میں سامنے کی سڑک کے آخری حصے تک پہنچا، مجھے درمیانی گلی میں سے ایک اور کار سڑک پر نکلتی دکھائی دی۔ ان کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے گاڑی روک لی۔ انداز ان کا بڑا ہی جارحانہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ کار کو 60-70 کی رفتار سے چلاتے ہوئے میرے سامنے آن ٹھہرے۔ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی اسٹین گنیں تھیں، جن کا رخ میری طرف تھا۔ تو تم بالآخر آ ہی گئے، یہ بھی نہ سوچا کہ تم بالکل تنہا ہو؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ میں تنہا نہیں ہوں، یہ لڑکا بھی میرے ساتھ ہے، لیکن یہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ ہمیں اس سے یہی امید تھی، اسے باہر نکال دو۔ ضرورت کیا ہے اس کی؟ اب مجھے کہاں جانا ہوگا؟ گاڑی ادھر گلی میں لے چلو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ڈرائیور نے بڑے جمے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے فردوسی وہی ہے، اس کی آواز مجھے فون پر سنی ہوئی آواز سے ملتی جلتی لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی ان کی گاڑی کے پاس سے گزاری۔ وہ تعداد میں 3 تھے اور سب کے سب مسلح تھے۔ گلی خاصی کھلی تھی، ان کی کار میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ 7ویں کوٹھی پر پہنچ کر انہوں نے مجھے وہیں رک جانے کا اشارہ کیا۔ کوٹھی کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس کے اندر چلے جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں۔ میں نے گاڑی گیٹ کے اندر پہنچا دی۔ جب میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس وقت تک وہ تینوں بھی کار سے باہر نکل رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ کچھ پریشان سے ہو گئے۔ ڈرائیور نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنا یہ پستول پھینک دو۔ کوٹھی کوئی 2 کنال کے رقبے پر پھیلی تھی اور اس کی عمارت پلاٹ کے پچھلے حصے میں بنی تھی۔ ڈرتے ہو؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے ہتھیار الگ رکھ دو؟ یہ میرا حکم ہے۔ میں نے کار کے کھلے دروازے کے عقب میں رک کر کہا، آپ ہماری بات نہیں سمجھے سردار صاحب، اس پستول پر سائلنسر لگا ہے، یہ اس لڑکے کا پستول ہے۔ ہاں، اسی نے مجھ پر حملہ کیا تھا، ورنہ میں تو خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں مطلب کی بات کر لینی چاہیے۔ آئیں اندر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اپنی دھمکی بے اثر جاتے دیکھ کر کہا، ہاں چلیں اندر چلتے ہیں، بات وہی ہوگی۔ مگر ابھی میں دروازے کے عقب میں کھڑا ہی تھا کہ مجھے اپنی کمر پر کسی سخت چیز کا احساس ہوا۔ بہتر ہے کہ یہ پستول پھینک دو، کسی نے بڑے ہی دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ آواز آباد شاہ کی تھی اور وہ مجھے اپنے نرغے میں لے چکا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے پستول پکڑنے کی کوشش کی، مگر دوسرے لمحے میں نے پلٹ کر اس کی اسٹین گن کا رخ بدل دیا۔ ایک لمحے کی تو ضرورت تھی، اب اس کی اسٹین گن کی نال میرے بائیں ہاتھ میں تھی اور میرے پستول کی نال اس کے پہلو سے لگی تھی۔ آباد شاہ منجمد ہو کر جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ بہتر ہے کہ تم یہ چالاکیاں چھوڑ دو آباد شاہ، میرا نام غلام جیلانی ہے استاد، شاید تم نے نام سن رکھا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ غلام جیلانی؟ برآمدے کی بتیوں کی روشنی میں اس کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا۔ اس کے تینوں ساتھی صورتحال کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ ہاں، میں غلام جیلانی ہوں، جس کے لیے پولیس نے بڑا انعام مقرر کر رکھا ہے فردوسی۔ کیا چاہتے ہو تم، میں اسے ختم کر دوں؟ میں نے ان تینوں کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کوٹھی میں ان 4 کے سوا اور کوئی آدمی موجود نہیں ہے، ورنہ وہ اب تک سامنے آ چکا ہوتا۔ نہیں بابا لوگ، ایسا نہ کرنا، ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، کہو تم اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ مردانگی نہیں ہے فردوسی، پھر بھی تم اپنے ہتھیار الگ رکھ دو اور اندر چلو۔ میرے کہنے کے مطابق ان تینوں نے اپنے ہتھیار گاڑی کی چھت پر ڈال دیے تو میں نے آباد شاہ کے ہاتھ سے اسٹین گن چھین لی۔ وہ 4 بے بس ہو چکے تھے۔ ان کو ہانک کر میں برآمدے میں لے گیا۔ کوٹھی کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس کوٹھی کے سامنے ابھی کوئی اور مکان نہیں بنا تھا۔ وہ 4 بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ چلے شاہ جی، اندر چلے اور مجھے بتائیں کہ یہ قصہ کیا ہے۔ وہ نڈھال ہو کر سامنے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ تھے۔ کمرے میں ایک چھوٹے سے قالین کے ارد گرد صوفے بچھے تھے۔ وہ ان کے قریب جا کر ٹھہر گئے۔ بیٹھ جائیں اور مت سمجھے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، میں تو خواہ مخواہ اس مس آرمینیا کی وجہ سے آپ سے الجھ گیا ہوں
ورنہ झगड़े फसाद की कोई बात नहीं है, बैठ जाएं। मैंने पिस्तौल और स्टैंड गन सोफे पर डाल दिए। वो कुछ मुतमईन से हो गए और एक ही सोफे पर मेरे सामने बैठ गए। क्या वाकई गुलाम जिलानी है? ये बात फिरदौसी ने पूछी। हाँ, तुम्हें शक नहीं होना चाहिए, मैं वही गुलाम जिलानी हूँ जिसका तुम नाम सुन चुके हो। फिर तो हमसे बड़ी भूल हो गई बाबा लोग। क्यों शाहजी, हमने खामखा एक बला अपने पीछे लगा ली। मुझे खुद बड़ी हैरत है भाई, अंदाज़ा मेरा यही था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। जो आदमी हमारी तलाश में सारा दिन घूमता रहा, जिसने उस जंगल में हमें शय मात दी, वो कोई आम नहीं हो सकता। आपके ज़ख्म ठीक हो गए? हाँ, मेरे ज़ख्म तो ठीक हो गए हैं, मगर मेरे दूसरे साथी अभी अस्पताल में हैं और उनका इलाज हो रहा है। मालूम होता कि वो ज़ख्म फरीद अहमद ने लगाया है। उसने आपको भी ख़त्म करने की कोशिश की थी, फिर आप उसके पीछे चले गए थे। बाद में हमें मालूम हुआ कि फरीद अहमद ने गाड़ी को जानबूझकर खड्डे में गिरा दिया है। खुद वो बस में बैठकर शहर आ गया था। दरअसल हम भी कोई आधे घंटे बाद उसके ताक़ुब में निकल गए थे। शहर पहुंचकर हम सीधे अस्पताल जा पहुंचे। हम में से कोई भी सही हालत में नहीं था। जब मैं वहां से निकला तो मैंने फरीद के घर का पता मालूम किया और फिर हम उसे उठाकर यहाँ ले आए, पर वो मुँह से कुछ फूटता ही नहीं है। मजबूर होकर हम उसकी बहन और उसके माँ बाप को भी यहाँ ले आए हैं, पर अभी तक हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसके माँ बाप को तो मालूम ही नहीं कि वो रकम कहाँ है। फरीद 2 दिन से बेहोश पड़ा है। फिरदौसी ने कुछ ज़्यादा सख्त हाथ मार दिया था। वैसे वो है ठीक ही, उसकी बेहोशी हमें परेशान कर रही है। और उसका क्या बना, मिस आर्मीनिया का? वो अभी तक पुलिस की तहवील में है, पर आराम से है। दरअसल उसके पास जो बुत थे उनमें भी हीरोइन थी, उनकी दीवारों के अंदर जमाई गई थी। पुलिस ने वो भी बरामद कर ली है, बुत तोड़कर निकाल ली है। अब उनका काम और ज़्यादा आसान हो गया है। आर्मीनिया को वो किसी भी तरह छोड़ने पर आमादा नहीं है। भाई ये तो बहुत ही बुरी हुई आपके साथ। मुझे आपसे हमदर्दी है शाहजी, आप बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हैं। देखे ना, कितनी आसानी से आपने मेरी बात मान ली। ले, ये सिगरेट भी है। मैंने पैकेट से अपने लिए सिगरेट निकालकर बाकी उनके सामने डाल दिए। वो चारों मुस्कुरा दिए। पहली बार उनके चेहरे पर मुझे बशाशत नजर आई। ये गोगी कहाँ गई है? उसे बुलाओ फिरदौसी, इनके लिए चाय बनाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे ये बताएं कि वो रकम है कितनी? कुछ ना पूछें बाबा लोग, सिर्फ वो डॉलर ही 1.5 करोड़ के हैं, और वो जो हीरोइन है वो कम से कम 4 करोड़ की होगी। वो ब्रीफकेस बहुत कीमती जिलानी साहब, फिरदौसी ने कहा। उनमें से एक आदमी उठकर अंदर चला गया था। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फरीद अहमद ने नहीं बताया कि उसने ब्रीफकेस कहाँ रखे हैं। मेरे ब्रीफकेस में 80 लाख रुपया है, मुझे वो मिलना चाहिए। क्यों शाहजी, मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जी, आप तो अपने ही भाई बंद निकले जिलानी साहब, वरना हम समझे थे कि कोई वडेरा हमसे टकरा गया। अब इस फरीद अहमद को होश आ जाए तो पता चले। उस फिरदौसी ने कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार ज़रब लगा दी इसको। तो किसी डॉक्टर को दिखाया होता ना आपने। यही तो मुसीबत है। अब सुबह हम किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, वरना हमारा तो यही ख्याल था कि खुद ही होश में आ जाएगा। सांस उसका बिल्कुल ठीक है, दिल भी धड़क रहा है, बस दिमाग ही सुन हो गया उसका। कहीं वो मकर तो नहीं कर रहा? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। उसकी बहन को हम उसके सामने ले जा चुके हैं, बड़ी धमकियां दी हमने उसे, पर वो ऐसा पक्का आदमी कि उससे ना बोलने की कसम खा रखी है। इतने में उनका आदमी मुलाजमा के हाथ पर चाय रखवा कर अंदर आ गया। ओए लश्कर खान, जाओ उस लड़के को देखो, वो तो हमें याद ही नहीं रहा, देखो उसका क्या हाल है। आबाद शाह ने गोगी पर एक नज़र डालते हुए कहा। उसने बड़े करीने से चाय हमारे सामने रखी और फौरन ही वापस चली गई। वो घबराई हुई नजर नहीं आती थी। मालिकों के साथ वो खुद भी जाग रही थी और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। कुछ ही देर बाद लश्कर खान वापस आ गया। उसने लड़के को दोनों बाहों पर उठा रखा था। खैर तो है? इसे क्या हो गया था जिलानी साहब? ये ठीक हो जाएगा, इसे अलग कमरे में डाल दो लश्कर खान। दरअसल इसके सर पर चोट लगी है, मैंने इसे दरवाजे में दे मारा था, इसने मेरी गुद्दी पर ज़रब लगाई थी। गुद्दी पर ज़रब लगाई थी? फिर भी आप बच गए? जी हाँ, बात कुछ ऐसी हुई थी, इसकी नातजुर्बेकारी मेरे काम आ गई। नहीं जी, ये तो बहुत कारी आदमी है भाई, बड़े दाव पेच जानता है, पर खैर आज इसको समझ आ गई होगी। शेर को सवा शेर पड़ गया, इसको बिस्तर पर लिटा दो। आबाद शाह ने उसकी नफ्स टटोलने के बाद कहा। लश्कर खान दूसरे कमरे की तरफ निकला तो आबाद शाह बोला, आप भी ज़रा फरीद अहमद को देख ले, पता तो चले कैसे हुआ क्या है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, चलें। मैंने चाय की प्याली ख़त्म करते हुए कहा। वो मुझे साथ लेकर बाएं कमरे में जा घुसा। फिरदौसी भी हमारे साथ था। तीसरे आदमी का नाम फजल अहमद था। वो कमरे में ही बैठा रहा। मैंने अपना पिस्तौल जेब में डाल लिया था, उनके हथियार अलबत्ता वहीं पड़े रहे। फरीद अकबी कमरे में बिस्तर पर लेटा था, इस हाल में कि उसकी आंखें बंद थी। लिबास बेतरतीब सा था। शलवार कमीज जो वो पहने था इस बात की गवाही दे रहे थे कि उस पर तशद्दुद किया गया है। जगह जगह खून के धब्बे नजर आते थे, मगर वो होश में नहीं था। मैंने उसकी नब्ज़ें टटोल कर देखी, दोनों आंखों में झांक कर देखा। वो 2 दिन से बेहोश था। ज़रूरी था कि वो लोग उसका इलाज करवाते, मगर उसके लिए वो ऐसा डॉक्टर कहाँ से लाते जो उनका राज किसी पर जाहिर न करता।
इस बात से डरते हुए वो लोग चुप ही रहे होंगे। कोई फ़ोन है यहाँ? हाँ, फ़ोन तो मौजूद है। दरअसल ये कोठी फिरदौसी की है। टेलीफोन पर उसी ने आपसे बात की थी। ठीक है, आप मेरे साथ आएँ, इसे डॉक्टर की शदीद ज़रूरत है। आबाद शाह मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। फ़ोन पर मैंने उसी वक्त सूफी नर्सिंग होम के नंबर घुमा दिए। डॉक्टर कुरैशी के असिस्टेंट डॉक्टर अजीम रात को वहाँ मौजूद होते थे। उनसे मेरी अलग सलग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। वो मुझे फ़ोन पर मिल गए। क्लिनिक में मरीजों की देखभाल के लिए वो रात भर बड़ी दिलजमई से काम करते थे। जब उन्होंने मेरा नाम सुना तो वो खिल उठे। क्या हाल है सरदार साहब, खैर तो है ना? मैं तो जी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। मसला मेरे एक अजीज़ का है, वो बेहोश पड़े हैं। अगर आप आ जाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। फ़ीस की परवाह ना करें। मैं आ तो जाऊँ, मगर क्या आप उन्हें यहाँ नहीं ला सकते? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर वो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। बराए करम आप खुद यहाँ आ जाए, ज़रूरी सामान लेके आइएगा। वो तो ठीक है, मगर मैं आ नहीं सकूँगा। आप उसे यहाँ भेज दें, मैं देख लूँगा। 2 मरीजों की हालत यहाँ बहुत ख़राब है और मेरा यहाँ ठहरना बहुत ज़रूरी है। बेहतर है, मैं मरीज़ को भेज देता हूँ। यासीन नाम है उसका। खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद करके मैं आबाद शाह की तरफ मुड़ा। इसको सूफी नर्सिंग होम में पहुँचा दें। उनसे कहें कि ये मोहम्मद यासीन है। इसका असल नाम उनको मत बताएं। इलाज इसका बहुत ज़रूरी है शाह जी, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सब कुछ इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फिरदौसी, तुम इसे फजल अहमद के साथ अस्पताल ले जाओ, अभी और इसी वक्त। इस कल के लौंडे ने तो हमें तबाह करके रख दिया है। इसके कपड़े भी तब्दील करवा दो, ये बहुत ज़रूरी है। जी ये ठीक कहा आपने। ओए फजल, इसको नया जोड़ा पहना दो। बड़ा जलील आदमी है ये। दोनों ब्रीफकेस इसने किसी ऐसी जगह संभाल कर रखे हैं कि इसके वालिदैन को भी इल्म नहीं है। हमने इनका सारा घर उलट के रख दिया था। मालूम है मुझे, मैं आपकी कार्रवाई देख आया हूँ। फजल और फिरदौसी कुछ ही देर बाद फरीद अहमद को कार में डालकर क्लिनिक की तरफ चल दिए। अब वहाँ सिर्फ लश्कर खान रह गया था और उसे सख्त नींद आ रही थी। ओए जा, उधर जाके सो जा, खामखा जमाइया ले रहा है तू। कोई काम हो तो हम तुझे जगा देंगे। वो ये बात सुनकर हमारे सामने से उठ गया। फरीद अहमद के वालिदैन कहाँ हैं? वो तो सो चुके हैं। उनको हमने बिला वजह परेशान किया, मगर अब वो मुतमईन है। कमरा हम बाहर से बंद रखते हैं। रकम मिल जाए तो हम उन्हें बाइज्जत बरी कर देंगे। ये मक्कार लड़का पेट के दर्द का बहाना करके घर में पड़ा रहा। सोचता होगा कि बात दब जाएगी तो फिर ये बाहर निकले। मजे की बात है कि गाड़ी को लेकर फिर मालिक के पास नहीं गया। उसे कह दिया होगा इसने कि ये नुकसान पूरा कर देगा, वो कुछ दिन इंतजार करे। हाँ, ये तो वो कर सकता था। वैसे आपके धंधा कब से कर रहे हैं? मुद्दत हो गई जी, मगर अब इससे मेरी गुलो खलासी नहीं हो रही। पहले एक औरत थी, मिस टेरिफ, वो हमसे माल लेती थी। वो तुर्की में गिरफ्तार हो गई। फिर मिसेस विलियम सामने आई। वो बहुत ही तेज तरार औरत थी। बड़ा माल हमने उसके जरिए भेजा बाहर। फिर एक और औरत आई, मिस शुक्ला। थी तो वो हिंदुस्तानी, मगर देखने में अंग्रेज़ मालूम होती थी। वो बाहर से हमारे लिए डॉलर और सोना लाती थी और यहाँ से हेरोइन ले जाती थी। अब ये मिस आर्मीनिया आई है, मगर इसकी किस्मत भी ख़राब ही लगती है। ये तीसरा फेरा है इसका, और वो फसाद में फंस गई। यार लोग अब ऐसी औरतों को लंबी सज़ा देते हैं। ये फैशन हो गया है। हालांकि ये धंधा हमेशा से चल रहा है, मगर अब हमारी बारी आई और हम यूरोप के मुल्कों में ये माल भेजते हैं तो वो लोग तिलमिला उठते हैं। हालत ये कि वो हमें सरहदी इलाकों के लिए लंबी इमदाद देने पर आमादा हैं कि किसी न किसी तरह इसकी काश्त रोकी जा सके। क्यों भाई, आप मामे लगते हैं? क्यों ये माल ना भेजें हम? ज़रा तुम्हारी भी तो औलादें ख़राब हो, फिर तुम्हें भी तो पता चले कि दूसरी कौमों को कैसे ख़राब करते हैं। मगर ये हमारी हुकूमत नए नए कानून बना रही है, ऐसे सख्त कि ये धंधा करना मुश्किल हो गया है। भाई तुम रास्ते से हट जाओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? यूरोप वाले तुम्हारे सके तो नहीं है। ये जहर उन तक पहुंचने दो, तुम्हारा क्या जाता है? पर ये बाजी नहीं आते, समझ में नहीं आता कि क्या करें। मगर इसमें अपना भी तो नुकसान है शाह जी, हमारी अपनी नस्ल भी तो ख़राब हो रही है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की। नहीं जी, ये लोग बकवास करते हैं, आदादो शुमार गलत होते हैं इनके, वरना ऐसी कोई बात नहीं। हमारे लोग इससे बहुत दूर रहते हैं। हमारे तो बादशाह तक इस मुसीबत में गिरफ्तार रहे हैं शाह जी। पता है आपको, जहांगीर भी शौक फरमाता था और हुमायूं भी। अल्लाह माशाल्लाह, सबके सब इसके रसिया थे। मुहावरे बने हुए इसके लिए, अलग अल्फाज बना लिए गए थे। तकियों और मज़ारों पर इसका राज रहा है और अब भी है। इसको तो हर हाल में रोक देना चाहिए। ये बात नहीं जिलानी साहब, मज़ार और तकिए तो हमेशा से निकम्मे लोगों का अड्डा रहे हैं। वो ज़िंदगी से बेजार हारे हुए लोग होते हैं जिनका नशे के बगैर गुजारा ही नहीं होता। खुदा करे हमारी रकम वापस मिल जाए और बस। आपके ब्रीफकेस से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। मुझे तो बस वो मेरे 80 लाख रुपए वापस दिला दें। वो फरीद अहमद ठीक तो हो ले, पता नहीं वो किस मर्ज में मुब्तला हो गया है। वही बता सकता है कि वो रकम है कहाँ, वरना मैं तो उसे गोली से उड़ा दूंगा। ऐसा चक्कर तो हमें कभी नहीं पड़ा था। ये तो है, क्या ख्याल है कुछ देर सोना लिया जाए? हाँ, ये बेहतर रहेगा। मैं तो अकड़ कर रह गया हूँ। बस इतनी बात याद रखें कि आपने जिस अक्लमंदी से फसाद ख़त्म किया है उस पर मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बाखुदा मैंने आप जैसा हौसलामंद आदमी कभी नहीं देखा।
آپ فردوسی کے فون پر تنہے تنہا باہر نکل آئے. یہ بھی نہ سوچا کہ آپ اتنے سارے لوگوں پر کیسے غالب آ سکتے ہیں. آپ کو کسی بھی بات کا اندازہ نہیں تھا, پھر بھی آپ چلے آئے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پھر بولا, ویسے یہ بتائیں کہ پولیس نے آپ کے سر کی قیمت کیوں لگا رکھی تھی؟ بڑا چرچا ہے آپ کا. میرا ایک دوست رہتا ہے لاہور میں, وہ آپ کے بارے میں بہت باتیں بتاتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ راشدی نام ہے, پولیس افسر ہے. راشدی؟ میں جانتا ہوں اسے, مگر اس سے کیا کام رہتا ہے آپ کو؟ بس دوست ہے وہ میرا, اور کچھ نہیں. ہمارے دھندے میں وہ شامل نہیں ہے. ایسا نہ سمجھیں. دفع کر اس ذکر کو. بستر کہاں ہے؟ آئیں اس کمرے میں سو جائیں, میں ادھر دوسرے کمرے میں سوؤں گا. تو یہ بات ہے. میں نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا, بس ایسے ہی فردوسی نے کچھ انتظام کر رکھا ہے. اچھا, خدا حافظ. یہ کہہ کر وہ دوسری طرف نکل گیا. اسے باہر کا گیٹ بھی بند کرنا تھا اور کمرے بھی مقفل کرنے تھے. بستر نرم اور آرام دہ تھا. میں چاروں طرف سے کمرہ مقفل کر کے بستر پر لیٹ گیا. یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ بات زیادہ نہیں بڑی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ میرے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے. جانے کیا بات تھی کہ آسیہ اس رات مجھے بہت یاد آئی. میرے اور اس کے درمیان کوئی ایسا لاسلکی رابطہ قائم تھا کہ اگر وہ کسی اذیت میں مبتلا ہوتی تھی تو میرا چین اڑ جاتا تھا. اس رات بھی بستر پر لیٹنے کے بعد میرا دھیان اسی کی طرف تھا. خدا کرے وہ خیریت سے ہو. میں اس عذاب سے فرصت پاتے اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا. اس کی گریاں آنکھیں ٹھہر ٹھہر کر میرے تصور میں ابھرتی تھیں. پھر بھی میں دل کو تسلی دے کر سو ہی گیا کہ نیند نے نڈھال کر رکھا تھا.